नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 में हिंदी से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ संभावित क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करने से पहले क्लास का कुछ चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि दोस्तों आप लोग सभी ने फॉर्म फिल ही कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दोस्तों का हमारा पिछली बार 1-2 नंबर से रुका है या कुछ नंबर से बहुत कम अंतराल से रुका है, तो उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनका थोड़े बहुत से रुका है वो कहीं ना कहीं चूक किसी टॉपिक को पढ़ने में या प्रैक्टिस में, या हो सकता है कहीं कुछ खामियां हो, तो उस खामियां को हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस के ज़रिए समाप्त करें। हो सकता है ये क्लास आप लोगों के लिए उस कमी को ही दूर कर दे इस क्लास से ही। तो इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक क्लास शुरुआत करेंगे आज से, और रेगुलर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। तो आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं हिंदी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्लास दोस्तों 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि कुछ दोस्तों का बार बार यही को आता है प्रश्न कि सर ये जो क्लास है या जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं 6 से 8 के लिए है, 9, 10 या 11-12 के लिए, किसके लिए है स्पेशली? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें सभी से एक बात बता दें कि सब में कॉमन है कि हिंदी है, और हिंदी से क्वेश्चन सब में बनता है। हाँ, किसी में 6 से 8 में थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, तो 9 से 10 में उससे थोड़ा उच्च लेवल, और 11 से 12 में एकदम हाई आता है। लेकिन हाँ, इस जो प्रैक्टिस करवाएंगे इस प्रैक्टिस में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, लो भी, मीडियम भी और हाई भी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और आप जैसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आप लोगों को पता ही चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये क्लास आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आप लोगों को, तो वो भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। नीचे 4 ग्रंथों का नाम दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कि किस ग्रंथ में है। नाम है 252 वैष्णवों की वार्ता, दूसरा है बी नंबर पे भक्तमाल, तीसरा है 84 वैष्णवों की वार्ता, और 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है वचनामृत, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका 84 वैष्णवों की वार्ता में, जिसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन है कबीर, शूर, तुलसी और रैदास। और ये जो ऊपर वाली पंक्ति है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति आपकी हो जाएगी कबीर की। तो काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, कबीर। कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो देख सकते हैं आप लोग, गारसा दत्तासी, पंडित रामनारायण दुग्गड़, रामचंद्र शुक्ल और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। ये आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और रासो शब्द की जो उत्पत्ति के बारे में है, तो इस शब्द के बारे में गारसा दत्तासी हैं, जो थर्ड पहले नंबर पे है गारसा दत्तासी, ये राजसूई मानते हैं, ठीक है, कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राजसूई, ठीक है, राजसूई यह है, ठीक, इससे मानते हैं। और जो नेक्स्ट नाम है पंडित हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने राजयश से माना है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने राजयश, ठीक।
तो इन्होंने राजयश नाम से माना है, जबकि गारसा दत्ताती ने राजशय से माना है और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया है आपका, नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। ठीक है, तो इसमें है कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है दोस्तों काव्यांग विवेचन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 4 का काव्यांग विवेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। देखिए, रीति काल को अध्ययन के अनुसार या विद्वानों ने 3 कालों में बांटा है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त पहला है और दूसरा है यहाँ पे रीतिबद्ध और तीसरा है रीति सिद्ध। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि कवियों में रीति सिद्ध कौन है, मतलब उस परंपरा से कौन है रीति सिद्ध वाला से। तो यहाँ पे 4 नाम दिया गया है, बिहारी, घनानंद, मतीराम और तोष। ठीक है, तो बिहारी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है बिहारी। ये रीति सिद्ध वाले पार्ट में थे या कह सकते हैं उस भाग से ये संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। आपके सामने 4 नाम दिया गया है, भरतमुनि, शंकुक, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। और पूछा है इसमें से कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शंकुक। शंकुक ने अनुमतिवादी के प्रतिष्ठापक थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 7 किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भंवरा सुख की लाल लोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। ध्यान दीजिएगा फिर से पंक्तियों पे कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भंवरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। और आगे कह दे रहा है क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि जो पंक्तियाँ है उपयुक्त पंक्तियाँ, इसमें कौन सा अलंकार है। नीचे 4 ऑप्शन है आप लोगों के, संदेह, स्वभावोक्ति, अनियोक्ति और भ्रांतिमान। यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिया गया है और पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका अलंकार होना चाहिए वो है भ्रांति अलंकार। ठीक है, भ्रांति मान अलंकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो भ्रांति मान अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे अगला क्वेश्चन है कि काव्य अलंकार के रचयिता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, भरत, भामा, कुंतक और दंडी। ठीक है, तो जो काव्य अलंकार के रचयिता थे वो आपके भामा थे, आचार्य भामा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य भामा थे। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस है नाट्य शास्त्र। ठीक है, कुंतक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम, इनका जो रचना है वक्रोक्ति जीवितम है। तो आप लोग साथ में इसको भी सुनते चलिएगा। दंडी है, तो दंडी ने काव्यदर्श भामा विवरण, इन्होंने काव्यदर्श भामा विवरण की रचना की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। यहाँ पे कुछ भाषा दिया गया है जैसे मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी, और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, विकल्प आप लोग देख सकते हैं। तो विकल्प में जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वो हो जाएगा मलयालम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मलयालम है जो भारोपी परिवार से। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम है जो दोस्तों, ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है क्योंकि ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है, द्रविड़। ठीक है,
द्रविड़, ठीक है। तो ये इस भाषा परिवार से संबंध रखता है, न कि भारोपी परिवार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। सामने आप लोग के ऑप्शन है इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन और बनारस। तो ब्रज भाषा कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं नीचे 4, और पूछा है कहाँ बोली जाती है, तो वो आपका मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मथुरा एवं वृंदावन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्ति दी गई है कि विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं लेखकों के, जैसे भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, अज्ञेय और त्रिलोचन। 4 आपके सामने नाम दिए गए हैं, और पूछा है कि उपयुक्त जो पंक्ति है ये किसकी है। तो चलिए देखते हैं। ये जो पंक्ति है दोस्तों कि उक्त दोस्तों जो ये पंक्ति दी गई है ये आपका हो जाएगा नेमीचंद जैन, ये हो जाएगा आपका अज्ञेय की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, और इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है, तो ये अज्ञेय की है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ये किस कविता से उद्धृत की गई है, तो चलिए हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। तो विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, ये एक अज्ञेय की कविता है, कितनी शांति कितनी शांति, ठीक है। कितनी शांति और कितनी शांति उसी कविता से उद्धृत किया गया है। तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाए कि ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर रहता कितनी शांति, तो वहाँ से हम लोग टिक कर देते हैं, ठीक है। अज्ञेय जी की कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 12 कि मतवाला के संपादक कौन थे। मतवाला के संपादक कौन थे, आप लोगों के सामने 4 नाम दिया गया है, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, शिव पूजन सहाय और निराला, ठीक है। तो जो मतवाला के संपादक थे वे हैं आपके निराला जी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, निराला। और कब संपादन इसका किए थे, तो इन्होंने 1923 में मतवाला का संपादन किया था। ये एक पत्रिका थी दोस्तों, ठीक है, छायावाद युग की एक पत्रिका थी जिसका संपादन 1923 में निराला जी ने किया था, ठीक है। 1923 में इसका संपादन हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी किसका संकलन है। साखी किसका संकलन है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही और हरि नारायण व्यास। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि विजय देव नारायण शाही, साखी इनका संकलन है, ठीक है। एक संकलन था इनका जिसका नाम है विजय देव नारायण शाही, जिसके मतलब संकलन करता है विजय देव नारायण शाही। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 14 नंबर कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, और ये कथन किसका है, आगे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, कि ये कथन किसका कथन है या ये कथन किसका है, ठीक है। ऑप्शन चलिए हम लोग पहले देखते हैं, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आगे है अज्ञेय। तो इसके जो ये कथन जिनका है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। ये किसकी रचना है या किसकी पंक्ति है या किसका कथन है, रचना तो नहीं कह सकते, रचना फिर एक मान लीजिए पुस्तक वगैरह हो जाएगी, लेकिन ये किसका वाक्य है ये क्वेश्चन दे सकता है या किसका कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। आप लोगों के सामने कुछ नाम दिए गए हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, आगे है प्रकाश चंद्र गुप्त,
शिवदाम सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। 4 आपके सामने नाम दिए गए हैं और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जो प्रगतिशील आलोचक नहीं है उनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट आंसर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है। 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, गीतांजलि श्री और चित्रा मुग्दल। ठीक है, तो ये अलमा कबूतरी जो रचना है दोस्तों ये आपका मैत्री पुष्पा का है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक पात्र दे दिया है। ठीक, और ये पूछा है कि किस नाटक का पात्र है। अब इसके लिए या तो हम लोग वो नाटक पढ़े हों या कितने सारे नाटक हैं या जो यहाँ नाटकों के नाम दिए गए हैं कम से कम इन 4 को पढ़े हैं। चलिए कम समय है और ये नाटक जो भी है, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या साहित्य के विद्यार्थी तो सब हैं, लेकिन स्पेशली जिन्होंने टाइम दिया है कुछ नाटकों पे पढ़ा है तो उनके लिए तो ठीक है शायद आ जाए, लेकिन जो हमारे मित्र मान लीजिए समय की पाबंदी है या तैयारी की भी करनी है तो इतना नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, हो सकता है अगर पेपर में सेम टू सेम आ जाए तो ध्यान पे आ जाता है। तो प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है। तो ये विलोम दोस्तों ये एक आषाढ़ का एक दिन जो एक नाटक है मोहन राकेश की, ये सी नंबर इसी का पात्र है, जिस नाटक का नाम है आपका आषाढ़ का एक दिन। और ये किसकी रचना है आषाढ़ का एक दिन, तो ये मोहन राकेश की नाटक है और ये 1958 में इसका लिखित थे मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, जिसका पात्र विलोम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और शोरसायनी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और शोरसायनी अपभ्रंश। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे इसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, हम सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि फिर आपने इसका ऑप्शन क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग देखिए कि हम ये देखना चाहते थे कि कितना आप लोग ध्यान दे रहे हैं, या ऐसे कोई भी टिक लगा के आदमी बता दे रहा है और आप लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक आंसर हो जाएगा राइट आंसर, उसको हम ई नंबर पे ऑप्शन पे बता दे रहे हैं, वो हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो शोरसायनी अपभ्रंश नहीं, ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं शोरसायनी अपभ्रंश नहीं, केवल अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो जो यहाँ पे लिखे हैं अपभ्रंश, यही राइट आंसर है। तो आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो लिख लीजिएगा कहीं पे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं रचनाओं के, और ये पूछा है कि कौन सा आत्मकथा है इसमें से। आप लोग के सामने ऑप्शन है जैसे कलम का सिपाही, अर्ध कथानक, चीड़ों पर चांदनी और बाण भट्ट की आत्मकथा। 4 कृति है आप लोग के सामने और ये पूछा है कि आत्मकथा इसमें से कौन है। तो अर्ध कथानक जो है दोस्तों ये आपका आत्मकथा है। अर्ध कथानक ये एक आत्मकथा है और इसके रचयिता जो थे या जो लिखे थे इसको बनारसी दास थे। ठीक है, तो अर्ध कथानक के रचनाकार कौन थे, तो बनारसी दास थे और वो 1661 में इसकी रचना की थी। ठीक, तो ये आपका आत्मकथा है। बाकी कलम का जो सिपाही है ये जीवनी है और ये ठीक है, इसके लेखक अमृत राय हैं। ठीक, चीड़ों पर जो चांदनी है जो सी नंबर ऑप्शन, ये आपका यात्रा साहित्य है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार थे या लेखक थे वो निर्मल वर्मा थे। और बाण भट्ट की आत्मकथा इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये एक आपका उपन्यास था। ठीक है,
तो जाओ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धकथानक, जो कि आत्मकथा है। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चितवन की छाह। ठीक है, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो आप लोग देख सकते हैं 4 नाम आपके सामने हैं, बालकृष्ण भट्ट, विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नाम आप लोग के सामने हैं और पूछा है कि चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो होंगे आपके विद्या निवास मिश्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए कुछ इस निबंध संग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह रचना आपका 1953 में हुआ था, चितवन की छाह की। ठीक है, और इसके रचनाकार विद्या निवास मिश्र हैं, आप लोग देख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये अब क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इससे कुछ क्वेश्चन लगातार ही बना दिए गए हैं। देखिए जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ ये जो चतुरसेन शास्त्री हैं इनके कुछ उपन्यास हैं और उनको लिखा गया है। जैसे पहला देख लीजिए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। और इन्हीं चारों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं आपके सामने और पूछा गया है कि सही अनुक्रम में कौन है। ठीक है, काल के अनुसार, कालक्रम के अनुसार जैसे उनकी रचना है जब लिखी गई है, कब कब लिखी गई है, तो उस क्रम के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि हृदय की परख है, ये पहला वाला हृदय की परख, अब ये कब लिखी गई थी? तो ये 1918 में लिखी गई थी। ठीक है, वैसे जैसे हृदय की प्यास है, ये कब लिखी गई थी? तो ये आपका लिखा गया था 1931 में। और अभिलाषा जो है ये कब लिखी गई थी? तो ये 1933 में। और आत्मदाह है तो ये 1937 में। चूँकि हम तो लगातार बता ही दिए कि 1918, फिर दूसरा 1931, 1933 और आत्मदाह 1937 में। ठीक, तो अब कालक्रम के अनुसार अगर हम लोगों को इस जो रचना है चतुरसेन शास्त्री की, अगर इसका हम लोगों का काल याद हो कि कब लिखा गया था, तो हम लोग मतलब धड़ल्ले से बता सकते हैं तुरंत। लेकिन जब ना मालूम हो तब क्या करेंगे? तो कम से कम 1 या 2 का तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, कि हाँ ये कब लिखी गई थी। तो चलिए अब हम तो बता ही दिए हैं इसका कि कब कब लिखी गई थी, ये लाइन से ही है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933 और आत्मदाह 1937। तो आपका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर है कि कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, आइए हम लोग के सामने 4 कहानियां हैं और उन्हीं के बारे में बताना है। जैसे पहला ही दिया है कफन, उसके बाद ग्राम, उसके बाद पाल गोमरा का स्कूटर और डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक, 4 आप लोग के सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए कब कौन लिखा गया था। जैसे कफन है तो कफन आपका 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार आप लोग जानते हैं कौन है, तो प्रेमचंद है। ग्राम 1911 में और इसके रचनाकार कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पाल गोमरा का स्कूटर और ये कब लिखा गया था, तो 1997 में लिखा गया था और इसके रचनाकार उदय प्रकाश थे। और जो डिप्टी कलेक्ट्री है जो लास्ट वाला, ये 1956 में लिखा गया था और इसके रचनाकार थे अमरकांत। ठीक, हमने चारों पे बात कर लिया। अब देखिए 1911 में ग्राम लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रचना तो ये लिखी गई। उसके बाद दूसरी कफन जो 1936 में लिखी जा रही है। तीसरा है डिप्टी कलेक्टर जो 1956 में लिखा जा रहा है और 1997 में पाल गोमरा का स्कूटर। तो अगर हम लोग क्रम बैठाते हैं तो पहले ग्राम होगा, उसके बाद कफन होगा, उसके बाद डिप्टी कलेक्ट्री होगा, उसके बाद पाल गोमरा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है आप लोगों के सामने। पहले ही बताए थे कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने लगातार बनाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये कालक्रम वाले क्वेश्चन अगर सही होते हैं हम लोगों का ज़्यादा, तो ये समझिए कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब करते हैं लेकिन ये कालक्रम वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हटके होते हैं और प्रत्येक रचना आप जानते हो, उसके रचनाकार जानते हो, कालक्रम जानते हो, तो ये बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है हम लोग आगे बात करते हैं। उसी को तो दूर करने के लिए हम लोग इसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे 4 नाटकों के नाम दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है राजश्री, दूसरा है खजुराहो का शिल्पी, तीसरा है कोणार्क और 4 नंबर पे है भारत दुर्दशा। अब आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे और इन्हीं चारों को आगे पीछे करके मतलब बना दिया गया है 4 ऑप्शन। तो इसमें से जो सबसे पहली आपका राजश्री है, राजश्री आपका 1915 में लिखा गया था, ठीक है, और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद थे, ठीक। दूसरा है जो खजुराहो का शिल्पी, ठीक, तो खजुराहो का शिल्पी आपका शंकर शेष ने लिखा था। जो 3rd नंबर पे है वो है कोणार्क, और कोणार्क के रचनाकार आपके थे जगदीश चंद्र माथुर और ये 1951 में इसकी रचना हुई थी, ठीक। और जो लास्ट है भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा जो है 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका लिखा था, ठीक है। तो अब 1876 सबसे पुराना है, इसमें सबसे पहले जो रचना हुई है वो भारत दुर्दशा की हुई है। तो हम लोग बाकी ऑप्शन छोड़ देंगे, देख लेंगे कि भारत दुर्दशा कहाँ है। तो भारत दुर्दशा सबसे पहले डी वाले में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप लोग को याद हो सबसे पुरानी रचना हो, पुरानी रचना से हमारा मतलब ये है कि जो सबसे पहले लिखी गई हो और वो बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे भारत दुर्दशा के बारे में जानते हैं तो मार के मतलब टिक लगा के फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर आप लोग के सामने कि कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो चलिए देखिए। काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्यालंकार, सूत्र वृत्ति और नाट्यशास्त्र, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और हम लोग को ये बताना है कि कालक्रम के अनुसार ग्रंथों का कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है। तो जो सबसे पहले है काव्य प्रकाश, ये 11वीं सदी में के उत्तरार्ध में मम्मट ने इसकी रचना की थी, ठीक है, 11वीं सदी में। चलिए 10 रूपक है, तो 10 रूपक ये 10वीं शताब्दी में, ठीक। उसके बाद काव्य अलंकार है, तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ये आपका 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था, ठीक है। और नाट्यशास्त्र जो है ये आपका 2री सदी के ईसा पूर्व से 2री सदी तक, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके रचनाकार नाट्यशास्त्र के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भरत मुनि थे। तो अगर हम लोग कालक्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, तो नाट्यशास्त्र आ जाता है, क्योंकि ये 2री सदी के ईसा पूर्व से 2री शताब्दी तक लिखा गया था, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र बाकी के आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए कुछ यहाँ पे यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं या यात्रा वर्णन कह सकते हैं। यहाँ पे यात्रा वर्णन लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं इनको। तो 4 नाम दे दिए गए हैं, जैसे अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और हंसते निर्झर धाकती भट्टी, ठीक है। और पूछा गया है कि कालक्रम के अनुसार इनका क्रम बताना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अरे यावर रहेगा याद, ये रचना हुई थी आपकी 1953 में, आप लोग ध्यान देते चलिए। देश विदेश ये आपका 1957 में, और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक तो ये हो गया था 1968 में, और हंसते निर्झर धकती भट्टी ये आपका हो गया था 1966 में। तो पहला दोनों तो क्रम सही है, तो देख लेते हैं। अरे यार रहेगा याद और देश विदेश ये सही है, और निर्झर ये 1900 आपका हो गया था 66 में, और इसकी रचना 1968 में थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रम के अनुसार डी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही है 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, भगवती चरण वर्मा, बच्चन और फिर अज्ञे और नरेंद्र शर्मा, ठीक है। और ये जन्म काल के अनुसार इन लोगों का क्रम बताना है। ध्यान दीजिएगा, रचनाकारों का जो क्रम बताना है, क्योंकि केवल रचनाकारों का नाम दे दिया गया, कोई उनकी रचना तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को अब जन्म काल के अनुसार उनका रचना बताएंगे। तो जैसे भगवती चरण जो वर्मा का जन्म था ये 1903 में था, ध्यान दीजिएगा।
बच्चन सिंह जो है इनका जन्म जो था ये 1907 में था, अगे का 1911 में और नरेंद्र शर्मा का 1913 में। तो जो सबसे पहला ही ऑप्शन है ये क्रम में है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त जिनको हुआ है उन रचनाकारों का सही क्रम बताना है कि किनको पहले हुआ, बाद में किसको, और फिर सबसे बाद में किसको। ठीक है, तो आइए, कुंवर नारायण है, सबसे पहला नाम दिया है, तो इनको 2005 में मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद जो दूसरा नाम है निर्मल वर्मा, इनको 1999 में मिला था। और जो तीसरा नाम है दिनकर जी को 1972 में और अगे को 1978 में। तो सबसे पहले मिला था किसको, तो दिनकर जी को। तो सबसे हम लोग पहले ऑप्शन में देखेंगे कि दिनकर सबसे पहले किस ऑप्शन में है, तो सी में है। अब दूसरे किसी ऑप्शन में दिनकर जी पहले नहीं है, तो हम लोग राइट आंसर सी को सही कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आदिकालीन रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, आदिकाल के कुछ रचनाकारों का नाम दिया गया है और पूछा है कि कौन सा क्रम सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला ये ऑप्शन है वहाँ पे भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, सबसे पहला नाम है। इसके बाद दूसरा है स्थूलीभद्र रास और तीसरा नाम है नेमिनाथ रास और 4 नंबर पे जो है वो है संगीत रत्नाकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाहुबली रास है इसको ये कब लिखा गया था या इसकी रचना हुई थी, तो 1184 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। स्थूलीभद्र रास जो है, स्थूलीभद्र रास, इसकी रचना कब हुई थी, ये 1209 ईस्वी में। ठीक, नेमिनाथ रास की 1213 में और संगीत रत्नाकर की 12वीं सदी में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो राइट आंसर आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में हुई थी रचना, जो सबसे पुरानी है। और इसमें पुरानी मतलब जो सबसे पहले जिसकी रचना हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और बाकी के ऑप्शन में बाहुबली रास है नहीं पहले पे, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और ये पूछा है कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो सरहपाद, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत और शंभु। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जिसे मानते हैं सबसे पहला कवि हिंदी का, वो सरहपाद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, और भी मानने वाले हैं अलग अलग, जैसे पुष्पदंत हैं, इनको कौन मानता है, तो इनको मानने वाले शिव सिंह सेंगर हैं। ठीक है, और शालिभद्र सूरि हैं, अब इनको कौन मानता है हिंदी का प्रथम कवि, तो इनको गणपति चंद गुप्त मानते हैं। वैसे ही शंभु हैं जो 3rd नंबर पे, इनको राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और अवधी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका, कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा अवधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है, तो उसमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भोजपुरी। अभी भोजपुरी को स्थान नहीं मिला है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने,
और क्वेश्चन ऐसा है कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन हैं, भोजपुरी, मगही, बुंदेली और मैथिली। तो कौन सी भाषा नहीं आती है, बोली नहीं आती है, तो वो आपका हो जाएगा बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं तुरंत पढ़ते हैं, अरे ये तो है अष्टछाप में, और मार के चले जाते हैं। ये गलत बात है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, मलुकदास, परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास। 4 ऑप्शन है। तो जो इसमें से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं थे वो मलुकदास थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास ये अष्टछाप में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी रचना चिंतामणि की है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, अलंकार प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु, और नेक्स्ट है रसराज, और डी नंबर पे है काव्य निर्णय। ठीक, और क्या दिया है कि कौन सी रचना चिंतामणि की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। ठीक, ये आपका चिंतामणि की रचना है। ठीक है, बाकी जैसे हैं और रचनाएं, जैसे अलंकार प्रकाश ये आपका मुरलीधर भूषण की है, रसराज जो है सी नंबर पे ये आपकी रचना मतीराम की है, और काव्य निर्णय जो दिया है ये आपका भिखारी दास की है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे है, जो चिंतामणि की रचना है वो कवि कुल कल्पतरु है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बताना है कि किस युग का, द्विवेदी युग का कौन सा इसमें से कवि है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक, ये आपका द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये आपका भारतेंदु युग के हैं, राधा कृष्ण दास ये भी भारतेंदु युग के हैं, और जसवंत सिंह ये आपके रीति काल के रीतिबद्ध धारा से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं पहले कवियों के नाम, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र और शिव मंगल सिंह सुमन। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ये प्रगतिवादी आपके कवि नहीं है। ठीक है, बाकी अगर इनकी बात करते हैं अन्य कवियों की, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और सुमन, ये सब प्रगतिवादी जो परंपरा थी उसके कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता था किसकी पंक्ति है। पहले मैं सन्नाटा बुनता था ये किसकी पंक्ति है। नीचे आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, अज्ञे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और राम कुमार वर्मा। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये अज्ञे की है। ठीक है, ये उनकी रचना है अज्ञे की, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, और ये कब लिखा गया था, तो ये 1973 में। ठीक है, तो आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, काठ की घंटियाँ, आत्महत्या के विरोध, कुआनो नदी और लिपटा रजाई में। ध्यान दीजिएगा, ठंडी के मौसम है, अभी लोग रजाई में लिपटे रहे, लेकिन अब ठंडी तो निकल भी गई है, थोड़ी थोड़ी बची है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूछा है क्या क्वेश्चन में कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। तो जो इसमें से रचना नहीं है वो है आत्महत्या के विरोध, क्योंकि ये रचना आपका है, ये रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की ये रचना है जो 1967 में लिखी गई थी। बाकी के जो रचनाएं हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बार बार हम कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना है। जैसे आगे दिया है ऑप्शन नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता, भाग्यवती और कुसुम कुमारी। तो जो उपन्यास आपका देवकीनंदन खत्री का नहीं है वो हो जाएगा भाग्यवती, ठीक है, क्योंकि भाग्यवती दोस्तों श्रद्धा राम फुलौरी की रचना है जो 1857 में लिखी गई थी। बाकी के जो रचनाएं बचती है वो देवकीनंदन खत्री की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय और निर्मल वर्मा। तो जो ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं हैं वो हो जाएंगे आपके निर्मल वर्मा, क्योंकि ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं, ठीक है, और इनके जो केंद्र में रहा है वो शहरी मध्य वर्ग का जीवन रहा है। निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं, ये ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं हैं, क्योंकि ये कहानियों को केंद्र में जो रखते थे, कहानी के केंद्र में वो शहरी मध्य वर्ग के जीवन के बारे में रखते थे, ठीक है, ना कि ग्रामीण चेतना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पत्रिका के संपादक का नाम है। हिंदू पत्रिका के संपादक का नाम है, 4 ऑप्शन है, अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और काशी प्रसाद जायसवाल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है। ये इनका संपादन पत्रिका है और ये पत्रिका कब संपादित हुई? ये 1909 में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा एक रचना है, आप लोग जीवनी है, जानते ही होंगे कि आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। ये नहीं पूछा है कि इसके रचनाकार कौन है, ध्यान दीजिएगा। फिर से कह रहे हैं कि आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम नहीं पूछा है, क्योंकि इसके रचनाकार दूसरे हैं। किसके जीवन पर आधारित है, मतलब किसके जीवन पर लिखी गई है, ये पूछा है आवारा मसीहा। तो ये शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अब इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे, इस पुस्तक के रचनाकार थे विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और ये इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, आवारा मसीहा के जो रचनाकार थे वो विष्णु प्रभाकर थे। 1974 में इसकी रचना की थी आवारा मसीहा की, लेकिन जिसके जीवन पर आधारित थी उनका नाम था शरद चंद्र, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? 4 आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अग्निलिख, परशुराम की प्रतिज्ञा, अंधायुग और एक कंठ विषय पाई। तो जो आपका दिनकर जी के इसमें से जो काव्य नाट्य रचना नहीं है निम्नलिखित में से 43 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है। ये आपका नाट्य काव्य नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, क्योंकि ये नहीं दिया है। और ये रचना किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है, परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? जब नहीं है दे देता है दोस्तों तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर कौन कौन सा है ये देखना पड़ता है। आइए देखते हैं। जैसे अशोक के फूल, कुंटज, विचार प्रवाह और वृत्त और विकास, ठीक है। तो जो नहीं है उनकी रचना वो है वृत्त और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुंटज और विचार प्रवाह ये आपका द्विवेदी जी की रचना है। तो वृत्त और विकास के फिर रचनाकार कौन है, यहाँ पे ये बात आ जाती है। तो इसके जो रचनाकार हैं ये शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, ठीक है, जो 1959 में लिखते हैं वृत्त और विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 45 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्या है नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग।
नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के जो रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और इसकी रचना ये कब कर रहे हैं, तो ये 1900, ये जो रचना है इसकी रचना ये 1954 में कर रहे हैं। ठीक है, कौन, तो रामविलास शर्मा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। हम सन बता रहे हैं तो उसको साथ साथ में भी आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि सन भी बहुत ज़रूरी है। क्या पता लेखक का नाम हटा के सन दे दें कि कब हुई थी। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? 46 नंबर क्वेश्चन कि रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? 4 ऑप्शन दे रहा है, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ और क्षेमेंद्र। ध्यान दीजिएगा, एक रचना है, उसका कौन रचनाकार है आगे नाम दिया है। तो चलिए, इसके जो रचनाकार है वो है पंडित राज जगन्नाथ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रस गंगाधर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? 4 नाम दिया गया है और ये पूछा है कि इसमें से किसने रस सूत्र का व्याख्या नहीं की है। तो चलिए देख सकते हैं, जो आचार्य वामन है, नाम दिया है यहाँ पे सी पे, आचार्य वामन, इन्होंने रस सूत्र का व्याख्या नहीं की है। तो आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। बाकी शंकुक, भट्टलोलक और अभिनव गुप्त इन तीनों ने रस सूत्र की व्याख्या की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 48 देखिए, ये पाश्चात्य शास्त्र से क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? देखिए, कुछ नीचे राइटरों का नाम दिया गया है, I.S. रिचर्डस, मैथ्यू अर्नाल्ड, लुकाच और क्रोचे। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसकी रचना है वो है I.A. रिचर्डस। ठीक है, और ये कब हुई थी इसकी रचना? तो इन्होंने इसकी रचना 1924 में की थी। इसकी रचना इन्होंने 1924 में की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रिय प्रवास क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और क्या है सही अनुक्रम? तो आइए देखते हैं पहले रचनाओं को। प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी और कुरुक्षेत्र। ये सुना सुना नाम ही होगा आप लोगों के संदर्भ में। तो चलिए हम लोग इन पे बात कर लेते हैं रचनाओं पे। जैसे प्रिय प्रवास है, ये कब लिखी गई थी? तो ये 1914 में ये प्रकाशित हुई थी। साकेत कब हुई थी? साकेत 1931 में हो रही है। वहीं पे कमायनी 1935 में और फिर कुरुक्षेत्र 1946 में। तो हमने तो इसका पूरा रचना ही मतलब क्रम से ही है। सबसे पहला ये 14 में हो रही है 1914, जिसका मतलब ये 31 में हो रही है 1931, और ये 35 में हो रहा है, और ये लास्ट वाला है 46 में। तो पहला ही क्रम सही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 49 का, प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी और कुरुक्षेत्र। बाकी के जो नीचे ऑप्शन है, स्टार्टिंग वाले ही 4 ऑप्शन थे, आगे पीछे करके 4 विकल्प बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। देखिए, कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं, जैसे आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय और हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये पूछा है कि दिया है कि हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन प्रकाशित हुई थी, फिर उसके बाद और उसके बाद। ठीक है, इन चारों का नाम दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आनंद कादम्बिनी है, इसका जो प्रकाशन वर्ष था ये 1881 था। ठीक है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो 1881 था। ब्राह्मण ये 1883 था। उसके बाद जो भारतोदय है ये 1885, और जो सबसे लास्ट में है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये आपका 1873 में था। ठीक, तो अगर हम लोग प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका क्रम सही करते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, क्योंकि 1873 में हो रहा है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन खोजेंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी में है, जहाँ पे सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चूँकि आप लोग को एक बात बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में रहेगा ना तो दिमाग हम लोग का काम वहाँ पे जल्दी करेगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी उठ के आ जाए तो हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेना ही सबसे अच्छा हल है उसका। तो इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रहे क्लास में और इसका इंटरेस्ट लेते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बचा है। तो पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं सिलेक्शन अगर पाना है तो, क्योंकि जिन दोस्तों का 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रुका है उनसे पूछिए उनका हाल कि क्या हाल है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो यहाँ पे कुछ रचनाकारों का नाम दिया है। अब उनके जन्मकाल के अनुसार हम लोग उसका निर्धारित करेंगे कि कौन सा रचनाकार पहले हुए थे उसके बाद, और उसके बाद क्रम निर्धारित करेंगे। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद जोशी, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली, और इन्हीं नामों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं नीचे। तो चलिए देखते हैं पहले रचनाकारों के बारे में। उपेंद्र नाथ जो अश्क है ये 1910 में इनका जन्मकाल है। इलाचंद जोशी है ये 1902 में है, और मोहन राकेश 1925 और नरेंद्र कोहली 1940। तो जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले जो जन्म लिए थे वो है इलाचंद जोशी। तो अगर इलाचंद जोशी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे 2 में आ जा रहा है, बी में और सी में, ठीक है। तो ए और डी को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और बी और सी में देखते हैं कि कौन से पहला होगा, मतलब ऑप्शन कौन होगा। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे उपेंद्र नाथ अश्क नाम है, ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था 1910 में, ठीक। तो ये अब दोनों ऑप्शन मिल गए। अब ये दोनों ऑप्शन बाकी के ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं रामचरितमानस से है कि रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखना है। चलिए बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और बताना है कि सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है, ठीक। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उसके बाद किष्किंधा कांड। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कवियों का सही अनुक्रम बताना है। फिर वैसे ही जैसे हम लोग इसके पहले एक क्वेश्चन किए थे कि उनके जन्म काल के अनुसार उनका हम लोग निर्धारित करेंगे स्थान, उसके बाद हम लोग सजाएंगे। तो जैसे द्विज देव हैं सबसे पहला नाम, उसके बाद केशवदास, विद्यापति और रसखान। चलिए हम लोग निर्धारित करते हैं पहले इनका, हम लोग निर्धारित करते हैं पहले जो नाम, मतलब इनका जन्मकाल जो निर्धारित किया जा चुका है। तो जन्मकाल को हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि किसका जन्मकाल कब है। जैसे द्विज देव हैं ये इनका कब हुआ था तो 1820 में, ठीक। उसके बाद केशवदास हैं, केशवदास का जन्म कब हुआ था तो 1555 में। और विद्यापति हैं तो विद्यापति का कब हुआ था 14वीं शताब्दी में। और केशवदास हैं तो केशवदास का हम लोग देखे ही 1555 सॉरी। और जो रसखान है, रसखान का जो जन्म काल है वो है 1553, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखते हैं कि जन्म काल के अनुसार सबसे पहला जन्म किसका हुआ था तो वो आपका हो जाएगा विद्यापति 14वीं शताब्दी में। उसके बाद हो जाएंगे रसखान, उसके बाद हो जाएंगे केशवदास, उसके बाद हो जाएंगे द्विजदेव। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन और 54 नंबर जो क्वेश्चन है 54 कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे कुछ नाटक है और उनका क्रम बताना है। जैसे कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये नाटक है। उसके बाद भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और कबीरा खड़ा बाजार में। वो दोहा नहीं है, ये रचना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले रचनाओं को देखते हैं कि कब ये प्रकाशित हुई थी, उसके बाद हम लोग इसको सजाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बार बार कहते हैं कि जो रचनाएं पहले पंक्ति में दी गई है इन्हीं चारों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले है कबीरा, कहे कबीरा सुनो भाई साधो। ये नाटक जो है ये 1987 में लिखी गई थी, ठीक, 1987 में। उसके बाद जो दूसरा है भारत दुर्दशा, ये आपका 1876 में। और फिर जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त आपका 1928 में। और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में,
तो सबसे जो पुरानी इसमें रचना है 1876 में जो लिखी गई थी भारत दुर्दशा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि भारत दुर्दशा किस में सबसे पहले है, तो यहाँ पे 2 में हो रहा है, बी और सी में। ठीक, तो हम लोग फिर अब यहाँ पे बाकी 2 को रिजेक्ट कर देंगे जो नहीं है। अब 2 पे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा में ऑप्शन है स्कंदगुप्त और यहाँ पे है कबीरा खड़ा बाजार में। अब इसमें देखेंगे कि कौन ऑप्शन सबसे पहले मतलब हुआ था, मतलब रचना कब हुई थी इनका, प्रकाशन वर्ष। तो कबीरा खड़ा बाजार में जहाँ 1987 में हो रहा है, वहीं पे स्कंदगुप्त 1928 में हो रहा है। तो यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों अगर मिल जाते, यहाँ भी स्कंदगुप्त होता, यहाँ भी स्कंदगुप्त होता, तो फिर तीसरे पर हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। चलिए कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। जैसे धरती धन अपना, झूठा सच, आधा गाँव और धार। तो चलिए देखते हैं इनका कब प्रकाशन हुआ था। जैसे झूठा सच है तो इसके 2 भाग थे। चलिए पहले हम लोग धरती धन अपना देख लेते हैं। धरती धन अपना है, ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके लेखक थे जगदीश, ठीक है, जगदीश चंद्र। अब झूठा सच के रचनाकार है यशपाल, और इसका 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। एक 58 में हुआ था 1958, और एक 60 में हुआ था। ठीक है, 1960 में। और तीसरा है आधा गाँव, ये राही मासूम रजा ने इसकी रचना की थी, और ये 1966 में हुआ था। और जो धार है इसके संजीव थे रचनाकार, और ये 1990 में हुआ था। ठीक, तो अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले रचना किसकी हो रही है, तो 1958 में झूठा सच का जो पहला पार्ट आया था 1958 में आ जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले झूठा सच को देखेंगे। तो झूठा सच के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जा रहे हैं। ठीक है, सी और डी। अब दूसरे पे देखेंगे, दूसरे पे कौन सी रचना है जो इसके बाद रचना हुआ है, उसका प्रकाशन वर्ष। तो धरती धन अपना है, तो धरती धन अपना का आपका जो रचना समय है वो हो जाएगा 1972, जबकि वहीं आधा गांव का हो जा रहा है 1966। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है इसको सही कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 55 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कुछ कहानियाँ दी गई हैं और इनका क्रम बताना है। तो हमें रचना काल जब मालूम होगा तो इनका क्रम बताएंगे। तो आइए देखते हैं इनका रचना काल। पहले कहानियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे और पाल गुमरा का स्कूटर। अभी हम लोग पीछे देखे ही ये वाला केवल रचना का। आइए, पंच जो परमेश्वर है ये आपका प्रेमचंद की रचना है, बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे जानते होंगे। और ये कब इसका रचना हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, जो पहला है इसका 16 में। दूसरा है पर्दा ये यशपाल की रचना है और ये 1943 में। ठीक, उसके बाद है परिंदे, ये निर्मल वर्मा की कहानी है और ये कब हुई थी, तो 1960 में। और पाल गुमरा का स्कूटर आप लोग 1997 में। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्रम है यही सही भी है, क्योंकि 1916 में पंच परमेश्वर, पर्दा 1943 में, परिंदे 1960 में और 1997 में पाल गुमरा का स्कूटर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली रचना पंच परमेश्वर यहाँ पे मिल जा रही है। दूसरे में भी है, लेकिन जो पर्दा है ये परिंदे से पहले लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पे निबंधों का क्रम बताना है कि निबंधकारों का सही क्रम बताइए। निबंध का नाम पूछ के यहाँ पे निबंधकारों का दिया है। तो आइए हम लोग कुछ राइटरों के पहले हम जन्म देखेंगे, समय। जैसे यहाँ पे दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो देख सकते हैं जो बाल मुकुंद गुप्त हैं इनका जो जन्म काल है ये आपका हो जाता है 1865 में इनका जन्म काल है। ठीक है, उसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, ये आपका हो जाता है 1881 में। उसके बाद जो श्याम सुंदर दास है इनका जन्म है 1857 में होता है। और वहीं पे जो बाबू गुलाब राय हैं ये इनका जन्म वर्ष जो है ये 1888 में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, दूसरे पे हो जाएगा आपका जो होंगे वो हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। लेकिन
इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका दूसरे नंबर पे श्याम सुंदर दास हो। थर्ड नंबर पे है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है यहाँ पे बाबू गुलाब राय दे दिया है, जबकि होना चाहिए क्या, बाल मुकुंद गुप्त। अगर पहले में बाल मुकुंद गुप्त दिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चारों ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है। और ये क्यों रखें हम आप लोगों के सामने, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं ना वीडियो देखते देखते इसमें खो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको सही टैग पे लाना, या बीच बीच में नहीं आदमी हंसी दिलाता है कि आदमी का ध्यान केंद्रित हो जाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकाग्रचित हो जाए। तो एकाग्रचित करने के लिए हमने क्या किया है कि बीच बीच में ऐसे ऑप्शन छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सही कौन सा क्रम होगा। ठीक है, वो इस ऑप्शन में है नहीं। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए बाल मुकुंद गुप्त, उसके बाद श्याम सुंदर दास, उसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह, और उसके बाद बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो आप लोग ये ऑप्शन एक अपने आप तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। कुछ आचार्यों के नाम दिए गए हैं। चलिए, भरत मुनि, भामा, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। तो हम लोग देखते हैं, भरत मुनि का जो जन्म काल था वो 2री शताब्दी में था। भामा है इनका 6वीं शताब्दी में, अभिनव गुप्त हैं इनका 10वीं से 11वीं शताब्दी में, और विश्वनाथ जो है इनका 14वीं शताब्दी में। तो जो अब जन्म काल के अनुसार जो इसमें क्रम सही हो जाएगा, पहले भरत मुनि, उसके बाद भामा, उसके बाद अभिनव गुप्त, उसके बाद विश्वनाथ। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, देखिए हम बोले थे ना कि हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मिलेगा देखने के लिए। थोड़ा सा सरल भी, सरल नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा भी। और अभी जो हम लोग इसके पीछे किए क्रम वाला नाम के उसके बाद रचना के आधार पे तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग किए। और इस तरह क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग का ध्यान जब आएगा क्वेश्चन पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहाँ पे फिर हम लोग का ध्यान विचलित ना हो कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ गए। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस पहले से किए रहें। जैसे देखिए आप लोग के सामने है सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ठीक है, दिया है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 ऑप्शन दिया है, मागधी, सुरसैनी, और उसके बाद जो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया है कि पैसाची, और उसके बाद जो ऑप्शन दिया है अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ठीक, चलिए, तो इसमें मागधी होगा, सुरसैनी होगा, कि पैसाची होगा, कि जो रचना दी गई है अर्धमागधी इससे होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसका जो रचना था वो हो जाएगा मागधी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे। तो दोस्तों बात करेंगे कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, तो ये आपका सुरसैनी से हुआ था। ठीक है, अभी माघी थोड़ा ये कन्फ्यूजन था, तो जो आपका ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो सुरसैनी से हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ठीक है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। 4 ऑप्शन दिया है, पाली, संस्कृत, प्राकृत और अवहट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवहट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 8, 10, 12 और 9। तो जो अपभ्रंशों की संख्या थी दोस्तों वो 8 थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मगही आपका ये बिहार प्रदेश की बोली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, इतिहास, ध्वनि और अर्थ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा अर्थ। अर्थ के आधार पे भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो ये जिस शताब्दी के कवि हैं वो है 10वीं शताब्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। जो 65 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहप्पा, पुष्पदंत और सबरप्पा। ठीक है, तो ये आपका सरहप्पा का रचना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य की रीति सीखी सुख बिन शो देखी सुनी बहुलोक की बातें। काव्य की रीति सीखी सुख बिन शो देखी सुनी बहुलोक की बातें। और ये पूछा है कि ये काव्यों पंक्ति जो है किस कवि की है। नीचे कवियों के नाम दिए गए हैं केशवदास, पद्माकर, मतीराम और भिखारी दास। तो जो ये पंक्ति जिस कवि की रचना है वो हो जाएंगे आपके भिखारी दास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे 67 नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि हरी रस पिया जानिए जे फिरे नाही तन की सार, कबहू न जाए खुमार मैं मनता घुमत। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर दो पंक्तियाँ दी गई है कि हरी रस पिया जानिए जे फिरे नाही तन की सार, कबहू न जाए खुमार मैमता घुमत। और आगे दिया है कि इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। नीचे 4 नाम दिए गए हैं, सूरदास, कबीरदास, रस खान और नंददास। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो है कबीरदास, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव कवि की रचना है। 4 रचनाएं नीचे दी गई है और पूछा है कि देव कवि की इनमें से कौन सी रचना है, जैसे काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय और भाव विलास। तो उनकी जो रचना है दोस्तों देव की वो हो जाएगा भाव विलास, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इन लोगों को ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। बाकी जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं लेवल अच्छा, तो वहाँ पे भी हम लोग टाइम देते हैं और उनको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं दोस्तों आपके तुलसीदास, कृष्णदास, सूरदास और सुंदरदास। तो इसके जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, विठल नाथ, सूरदास, वल्लभाचार्य और रामानंद। तो जो आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा विठल नाथ थे जो अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी, तो 1956 में, 1565 में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कब अष्टछाप की स्थापना हुई थी, तो 1565 में। आप लोग ये याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डाटा भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनके रचनाकार, स्थापना और लेखक के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। 4 दिया गया है, रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण। तप्ता संवरण। तो जो इसमें से रचना नहीं है दोस्तों वो होगा स्वामी, जो इसमें से रचना हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक इनका नहीं है। तो इसमें से हो जाएंगे आपके श्रीनिवास दास की जो रचना नहीं है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महारानी जो पद्मावती है ये रचना आपका हो जाएगा तो दोस्तों श्रीनिवास दास की जो इसमें से नाटक नहीं है वो हो जाएगा महारानी पद्मावती। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें कि कौन सा होगा। ठीक है, तो महारानी पद्मावती है ये जो नाटक है ये श्रीनिवास दास का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्या दिया है कि नहीं है, क्योंकि ये रचना जो है ये आपके राधा कृष्ण दास थे इसके रचनाकार।
और इन्होंने 1882 में इसकी रचना की थी। ठीक है, बाकी जो रचनाएं हैं रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण, ये श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, नाटक है, रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 1862, 76, 80 और 81। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1862। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौध और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत दुर्दशा। जो भारतेंदु का दिया है ना यहाँ पे, कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, तो वो है आपका भारतेंदु दुर्दशा। बाकी जो रचनाएं हैं ये सभी भारतेंदु की ही है, लेकिन जो प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है वो है भारत दुर्दशा। तो आपका राइट आंसर भारत दुर्दशा हो जाएगा। भारत दुर्दशा की रचना कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। ठीक है, जिसके रचनाकार भारतेंदु है, खुद ही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक कर्म से जुड़े थे? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और ऑप्शन क्या है कि ब्राह्मण, सरस्वती, हिंदी प्रदीप और कवि वचन सुधा। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादन कर्म से जुड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत, अग्निलीक और अंधायुग। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अग्निलीक है, जो आपका कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये आपका अग्निलीक है जो ये राम कथा पर आधारित है। ठीक है, श्री राम कथा पर आधारित है, न कि कृष्ण कथा पे। बाकी जो है ये रचना जो है ये कृष्ण कथा पे आधारित है, प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत और अंधायुग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। ध्यान दीजिएगा, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो शिव शंभू के चिट्ठे दोस्तों, इसके जो रचनाकार है वो बाल मुकुंद गुप्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन से आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और नरेंद्र शर्मा। तो ये पंक्तियाँ जिसकी है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये जो पंक्ति है दोस्तों ये आंसू उनकी जो कविता है उससे उद्धृत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धिक धायो तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त काम पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं शकेत, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और संशय की एक रात। ठीक है, तो ये दोस्तों किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये तुलसीदास की है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। नामवर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी और अज्ञे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये कथन उपयुक्त कथन आपका किसका है? तो अज्ञे का है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो अज्ञे की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, क्योंकि 80 क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों पेपर में। तो क्वेश्चन है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अनंत देवी प्रसाद, अनंत देवी प्रसाद मतलब कौन?
जयशंकर प्रसाद अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की रचना है? नीचे 4 प्रसाद जी के रचनाएं दी गई हैं, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और विशाख। ठीक है, तो जो उनकी रचना में अनंत देवी नाम की पात्र आई है उनका नाम है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसकी रचना कब हुई थी? तो ये इसके 1928 में जयशंकर प्रसाद जी इसकी रचना करते हैं, जिसके पात्र हैं अनंत देवी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने देखा, और इसका लाभ उठाइए। आप लोग क्वेश्चन अगर एक आध भी क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस से तो बहुत हैं। बाकी प्रैक्टिस से दोस्तों क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें से कुछ इधर उधर करके बाकी सारी चीज़ें बहुत सारा हम लोग को रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं पे कुछ सस्पिशन हो या ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है कि त्रुटि हुई हमसे, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बात ज़रूर बताएँ। और हमारे वीडियो से जुड़ जाइए दोस्तों, वीडियो से नहीं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम डालें इस प्रैक्टिस का तो आप लोगों को सबसे पहले जाए वीडियो। और आप लोग आज से शुरुआत हो ही चुकी है, तो प्रैक्टिस फर्स्ट से प्रैक्टिस लास्ट तक, पेपर के दिन तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। रेगुलर हम लोग ऐसे बैच एक लेते रहेंगे प्रैक्टिस, जो आप लोग के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।